हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 27 तारीख। चुनाव के नतीजे आए हो गए 4 दिन। फिर भी अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बनेगा सीएम, इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। अजीत पवार ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया। उसके बाद भी महायुति अभी तक सीएम का चेहरा यहाँ पर निर्धारित नहीं कर पाई है। चर्चा करना आवश्यक है कि आखिर ऐसा महायुति में चल क्या रहा है। इस वीडियो को हम इस तरीके से देखेंगे कि पहले क्या स्थिति वर्तमान समय की है, क्या स्थिति 2019 की थी और 2024 में क्यों अभी तक फैसला नहीं हो पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे जब आए तो ऐसे नतीजे किसी ने सोचे नहीं थे। 230 सीटों पर महायुति की विजय। अगर एक्सिस माई इंडिया के प्रतीक गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जिसने भाजपा की महायुति को 150 सीटें भी दी हों। उन्होंने उन्होंने 200 सीटें यहाँ पर दी थी। तो नतीजे अप्रत्याशित तो रहे, उसका बवाल अभी तक चलता आपको दिखाई दे रहा है कि चाहे संजय राउत हों जो कि उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे नाना पटोले हों, चाहे कई सारे ऐसे पत्रकार हों जो कि महाविकास आघाड़ी की ओर टिल्टेड दिखाई देते हैं। वो खुद को तो कहते हैं कि वो अनबायस्ड हैं, फिर भी वो बायसिंग उनकी साफ दिखाई देती है। यह सभी लोग लगातार उसके बाद से चुनाव में हो रही धांधली पर बातें कह रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई उनके पास ठोस सबूत नहीं है। वो हर बार कोई एक नया शगुफा लेकर आते हैं और बोलते हैं कि भाई ईवीएम में टेम्परिंग हुई, इस वजह से सरकार यहाँ पर बनी है महायुति की, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी अभी तक खबर यहाँ पर नहीं आई, तो उन लोग को यहाँ पर हम लोग साइडलाइन करते हैं। हम बात करते हैं केवल मुद्दों की। तो अब जब यहाँ नतीजे आए तो महायुति ने 230 सीटों पर विजय प्राप्त करी। भाजपा 149 सीटों पर लड़के लेके आती है 132 सीट। इसी तरीके से 81 सीट पर लड़ने वाली शिवसेना लेकर आती है यहाँ पर 57 सीट, और लगभग 59 सीटों पर लड़ी हुई एनसीपी लेके आती है 41 सीट। तो इस तरीके से यह लोग ऐसी खतरनाक मेजॉरिटी यहाँ पर लेकर आते हैं। और इधर महाविकास अघाड़ी, इनकी हालत तो बहुत खराब। यह मिलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी अधिक सीटें लेकर नहीं आ पाए। महाविकास अघाड़ी की अपनी समस्याएं थी, इस पर हम लोगों ने चर्चा की हुई है डिटेल में कि आखिर वह चुनाव क्यों हारे। मैं हमेशा कहता हूं, अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाएंगे तो चुनाव पे हार आपकी तय है, जैसे कि हरियाणा में हुआ और जैसे कि भाजपा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। जब पार्टियां यह मान लेती हैं कि जनता हमारे अलावा किसे वोट देगी, तो जनता उन्हें सबक सिखाती है। जिस समय भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही थी, उन्होंने दंभ में आकर कहा था कि इस बार हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, हम तो 400 पार कर रहे हैं। जनता ने ऐसी पटखनी दी कि उनके जो होश हैं वो ठिकाने आ गए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का अहंकार बढ़ा। हरियाणा चुनाव में उन्होंने जैसा काम किया उसका प्रभाव उनको देखने को मिला कि वहां पे मट्टी पलीद हो गई उनकी। लेकिन उससे भी उन्होंने सबक नहीं सीखा और यहाँ पर आप देखेंगे महायुति के आगे महाविकास अघाड़ी जमीन पर लेट गई। लेकिन वहीं झारखंड आप देखेंगे, हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीति को वहां पर निखारा, नए तरीके से राजनीति किया। उनको समझ में आया कि हमें यहाँ पर क्या कोर्स करेक्शन है, उनको वहां पर विजय प्राप्त हुई। तो याद रखिए, जनता भारत की बहुत समझदार है। इनके सामने आप अगर अहंकार दिखाएंगे तो ये आपको खत्म कर देगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर सभी पार्टियों को। तो महायुति, इतने दिन हो गए, यहाँ पर 4 दिन बीत चुके हैं पूरे रिजल्ट आए हुए, अभी भी महायुति डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अजीत पवार ने तो खुद को बाहर कर लिया कि भाई साहब, हम नहीं बनने वाले मुख्यमंत्री। वैसे उनका क्लेम भी नहीं बनता, वह जेल नहीं गए हैं, यही कम बड़ी बात है। लेकिन हाँ, 41 सीटों के साथ उनका ठीक ठाक यहाँ पर रसूख बन के आया हुआ है। जो मुकाबला है वह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ है। अब एकनाथ शिंदे, इनके नाम पर एक तरीके से चुनाव लड़ा गया था और विजय मिली, और ऐसी विजय मिली कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर यह कहते जा रहे हैं कि मैं ही सीएम बनूंगा। वैसे क्लेम भी बनता है उनका। अब समझते हैं कि आखिर यह स्थिति आई क्यों। इसके लिए 2019 जाना पड़ेगा, क्योंकि 19 का इतिहास नहीं समझेंगे तो 24 की दिक्कतें क्यों हो रही है हमें समझ में नहीं आएगा। जब 2019 में इलेक्शन हुआ तो 160 से अधिक सीटें प्राप्त करके शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन यहाँ पर चुनकर आया था। 2014 से 2019 देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो एक तरीके से अगर मैंडेट मिल रहा है तो ये मुख्यमंत्री के नाम का मैंडेट है, जैसे कि इस बार शिंदे जी के नाम का मैंडेट है।
अच्छा, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। अब कोई क्लेम नहीं बनता था। बीजेपी 100 प्लस सीट लेके आ रही है, आप उनकी आधे हो और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हो कि मुख्यमंत्री आपका बनेगा। वहाँ से उद्धव ठाकरे और उनके सिपह सालार संजय राउत, इन्होंने ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे गठबंधन टूट गया। और अचानक से उद्धव ठाकरे चले जाते हैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना लेते हैं वहाँ पर। यह गलती यहाँ से शुरुआत हुई। देवेंद्र फडणवीस को यह लगा कि भाई, मैं इस राज्य का सबसे बड़ी पार्टी का नेता हूँ। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ और मेरे ही नाम पर चुनाव जीतकर आए लोग अब मेरे ही पीठ पर खंजर भोंक दिए और मुझे यहाँ पर सीएम नहीं बनने दिया गया। क्योंकि प्री पोल अलायंस था, इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। फिर 2022 आते-आते कई चीजें बदलती यहाँ पर दिखाई दी। अचानक से एकनाथ शिंदे वहां से टूटकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। अब यहाँ पर समस्या है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी भाजपा और शिवसेना के पास केवल 40 विधायक थे उस दौर पर। किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मनाया गया कि भाई तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ, समय की नजाकत यही कह रही है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को मानकर यहाँ पर बैठ गए और एक एक यहाँ पर मुख्यमंत्री था, वह उप मुख्यमंत्री बन गया। फिर उसके बाद अजीत पवार आते हैं, वह भी उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बन जाते हैं। अब इस तरीके से राजनीति में एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन गए। अब माहौल गरमाने लगा। देवेंद्र फडणवीस की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उस पर उन्हें मुख्यमंत्री यहाँ पर बनना था। इसी बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ, वह था मराठा आरक्षण का मुद्दा। इस वजह से पूरा जो महाराष्ट्र है, वहां पर मराठा बनाम ओबीसी हो गया और इस वजह से राजनीति को साधना आवश्यक हो गया। मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से यहाँ पर उठाया। अब आप यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र या बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रहे हैं और ऐसे ही विदर्भ में कांग्रेस हमेशा बीजेपी के आगे रही और इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे मराठा पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देना इस वजह से यहाँ, क्योंकि वो यहाँ पर मराठा कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाकर मराठा वर्सेस ओबीसी के मुद्दे पर मराठा समुदाय को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया गया। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में तो यहाँ पर 288 विधानसभा सीट हैं और 48 लोकसभा सीट हैं। 150 सीट जो कि विधानसभा के यहाँ पर मराठा जो कम्युनिटी है उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ऐसे ही 25 लोकसभा सीट पर यह इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो यहाँ पर मराठा समुदाय भाजपा को वोट नहीं करते दिखाई देता है, जबकि उनको एनसीपी खासकर यहाँ पर पसंद है, एनसीपी को वह वोट देते हैं। और जब दो मराठा नेता महायुति का भाग बने तो वहां से मराठा कम्युनिटी ने इस पूरे गठबंधन को वोट देना जायज समझा और आप देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा से एनसीपी शरद पवार का सुपड़ा साफ हो गया और विदर्भ से सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो यह साफ दर्शा रहा है कि शिंदे जी का चेहरा, अजीत पवार, इन इन लोगों ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को अच्छे तरीके से टैकल किया और इसके साथ ही यहां पर इन्होंने मराठा कम्युनिटी को महायुति को वोट देने पर मजबूर कर दिया। तो यह एक ऐसी बात बनी जो कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में जा रही है। लेकिन भाजपा की राजनीति मराठा की नहीं थी, भाजपा की राजनीति यहाँ पर ओबीसी की थी। अब भाजपा के पास जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सबसे बड़ा पेंच है, वह तो यह बन रहा है कि पहले एकनाथ शिंदे को ऐसे यहाँ पर बातचीत की जाए जिससे वह खुश रहें और शिवसेना इनके साथ रहे, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव होना है और बीएमसी के चुनाव में भी शिवसेना जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभरती है। तो ऐसे में अगर बीएमसी इलेक्शंस को ध्यान रखा जाए जो कि 2025 में होने संभावित हैं, बीएमसी इलेक्शन को ध्यान रखना हो तब यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और दूसरा चीज ये है कि देवेंद्र फडणवीस आते हैं अगड़े समुदाय से, सवर्ण से आते हैं और बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में राजनीति करी है ओबीसी की और दलित की। ऐसे में क्या ओबीसी चेहरा यहाँ पर दिया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में दो चीजें जा रही हैं। पहला तो मराठा चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे का होना और दूसरा ओबीसी के मुद्दे पर भाजपा का आगे बढ़ना। और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों समुदाय से नहीं आते, यह समस्या उनके साथ आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे बिहार की राजनीति को देखें तो वर्तमान समय में शिवसेना जो शिंदे गुट है वह एक ही बात कह रही है कि जैसे बिहार की राजनीति में भाजपा बड़ी पार्टनर होने के बावजूद वहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है,
वैसे यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए साइलेंटली इस बात को देखा जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ से आपको फ़ायदा कम होता है, जबकि महाराष्ट्र में ज़िम्मेदारियाँ तो हैं, लेकिन फ़ायदा आपको अच्छा खासा होता है। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत खर्च करने पड़ते हैं, जबकि महाराष्ट्र से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा राज्य जहाँ पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर आप मुख्यमंत्री पद लेकर आरोप अपने ऊपर क्यों लेना चाहेंगे? आप सारा ठिकरा नीतीश कुमार के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का सबसे धनी राज्य है, जीडीपी में 14% का योगदान है, एफडीआई में नंबर 1 है, यहाँ पर अगर आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? शायद इस वजह से भाजपा इस बार यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, क्योंकि 2019 में वो ठगी रह गई थी और 2024 में वो ठगना नहीं चाहती है, वो चाह रही है कि यहाँ पर उसका मुख्यमंत्री ही चुनकर आए और उसी का व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। पर्यवेक्षक बनाकर भाजपा ने अपने लोगों को वहां पर भेजा है, पहले वो बात करेंगे गठबंधन के सहयोगी दलों से, उसके बाद बात करेंगे भाजपा के विधायकों से, उसके बाद डिसाइड होगा जाकर कि आखिर महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजनीति दिलचस्प है, आने वाले समय में कुछ नई खबरें हमें सुनाई और दिखाई दे सकती हैं। चर्चाएं होती रहेंगी, मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।